हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम एक नई वीडियो लाए क्लास 5 के लिए और चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स को हम कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। और जिसमें हमने बताया था कि हम बहुत जल्दी आपको एक नई वीडियो लाके डालेंगे इस पे। तो मेरा नाम मनीष मयंक और मेरा चैनल का नाम स्काईफाई लर्नर है। तो जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियोस को शेयर करें ताकि और लोगों के बीच भी ये चीज एजुकेशन का बात फैले। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक बात करेंगे ये है क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन, किसका क्लासिफिकेशन? तो स्टेट्स ऑफ मैटर का। हम पढ़े मैटर का 5 स्टेट होता है, 5 डिफरेंट स्टेट्स में मैटर एग्जिस्ट करता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और पीईसी, ये 5 स्टेट होते हैं। तो आखिर उनका क्राइटेरिया क्या है? तो प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कुछ अलग है इससे। 3 जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसको जो डिफरेंशिएट किया गया, क्लासिफाई किया गया अलग अलग टर्म्स में। आखिर उसके बीच कुछ तो क्राइटेरिया होगा, कोई तो बेसिस होगा। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो होगा वो क्या क्या है? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसी से रिलेटेड पूरा चैप्टर है आपको पढ़ना। इसी से रिलेटेड पूरा चैप्टर है, तो इस बात को ध्यान से आप लोग पढ़िएगा और गौर से समझिएगा। विदाउट स्किप किए हुए अगर आप पूरी वीडियो को देखते हैं तो आई चैलेंज यू कि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज देखते हैं हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। ठीक, तो अब जैसे मान लेते सॉलिड है, तो सॉलिड है उसमें कॉम्पैक्टनेस बहुत ज्यादा होता है ना। सॉलिड को हम कंप्रेस बहुत मुश्किल से कर पाते हैं, ना के बराबर कंप्रेसिबल होता है। कुछ एक एक्सेप्शन है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लिक्विड आखिर फ्लो क्यों करता है? सॉलिड जो है सो किसी के साथ डिफ्यूज क्यों नहीं करता? लिक्विड क्यों डिफ्यूज कर जाता है बहुत जल्दी? गैसेस, सॉलिड के बीच डिफ्यूजन क्यों नहीं होता? ठीक है, तो इन सब चीजों का आंसर आपको इसी क्राइटेरिया पे मिलेगा, इसी 3 चीजों पे मिलेगा। और वो 3 चीज है हमारा, सबसे पहला है इंटर पार्टिकल डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, दूसरा है हमारा इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और तीसरा है हमारा काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी टर्म है ये एक्चुअली फिजिक्स का टर्म है, जो फिजिक्स में आपको पढ़ना वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी आखिर होता क्या है वो आपको हम फिजिक्स में बताएंगे जब हम फिजिक्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी फिजिक्स हमने स्टार्ट करा नहीं क्लास 9 का। ठीक है, अभी सिर्फ केमिस्ट्री चल रहा है और बहुत जल्दी केमिस्ट्री खत्म भी हो जाएगा तो हम फिजिक्स का चैप्टर अपलोड करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटर पार्टिकल डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन आखिर होता क्या है। नाम से सजेस्ट हो रहा है इंटर पार्टिकल मतलब 2 पार्टिकल के बीच में, 2 पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन को हम लोग इंटर पार्टिकल डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कहते हैं। लिखा हुआ डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट पार्टिकल्स, एक के बाद दूसरा, दोनों के बीच में जो गैप होगा, कुछ ना कुछ तो गैप होगा, कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा, भले ही कितना भी स्मॉल हो लेकिन डिस्टेंस तो होगा। उसी को हम क्या कहते हैं? इंटर पार्टिकल डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, और उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। यहां देखिए, ये हमारा एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है। इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है ये, इसको हमने कहा इंटर पार्टिकल डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। क्लियर? ये बात समझ पाए कि 2 पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन को हम क्या कहते हैं? इंटर पार्टिकल डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कहते हैं। नेक्स्ट, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब हमें क्या पता है कि इस पूरे यूनिवर्स में 2 चीजें हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। इस पूरे यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखती है। ठीक है, बाय द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जब हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर का डिस्कस करेंगे उसमें ये बात है कि ग्रेविटेशन की वजह से 2 चीजें एक दूसरे को हमेशा क्या करती है? अट्रैक्ट करके रखती है। अब वो चार्ज की बात मैं नहीं कर रहा कि पॉजिटिव निगेटिव होगा तो अट्रैक्ट करेगा, निगेटिव होगा तो क्या करेगा? रिपेल करेगा। मतलब 2 सिमिलर चार्ज वाला रिपेल करता है और 2 अनलाइक चार्ज वाला अट्रैक्ट करता है। हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम बॉडी की बात कर रहे हैं। 2 बॉडी इस पूरे इंटायर यूनिवर्स में एक दूसरे को अट्रैक्ट करके ही रखता है, चाहे वो अर्थ मून हो, अर्थ कोई सैटेलाइट हो आर्टिफिशियल, या फिर अर्थ अदर प्लैनेट्स हो, या फिर सन और अर्थ हो, सबके बीच में क्या है? अट्रैक्शन। हमारे और अर्थ के बीच में भी क्या है? अट्रैक्शन है। ठीक है, तो इसी को हमने कहा इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि 2 पार्टिकल एक दूसरे को क्या करता है? हमेशा बाइंड करके रखता है, पकड़ के रखता है, होल्ड करके रखता है। तो ये जो फोर्स लगाता है ना एक दूसरे को होल्ड करने में, उसी को हम कहते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे हम किसी को पकड़ रहे हैं
तो आइदर हम उसको क्या कर रहे हैं, पुल करेंगे ना, पुश थोड़े ना करेंगे पकड़ने के लिए, हम क्या करेंगे, उसको पुल करेंगे, खींचेंगे अपनी तरफ। तो जो हम खींचते हैं उसको होल्ड करने के लिए तो हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स हम लोग पढ़े भी हुए बचपन में, तुम लोग पढ़े हुए होंगे कि एनी पुश और पुल। हालांकि इधर फोर्स का डेफिनेशन चेंज हो जाएगा, वहां पे हम पढ़े हैं कि एनी पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। तो अपन क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं किसी चीज को होल्ड करने के लिए, किसी चीज को उठाने के लिए हमको फोर्स लगाना पड़ता है, किसी चीज को फेंकते हैं तो फोर्स लगता है। क्या खड़े खड़े हम किसी चीज को फेंक सकते हैं, अनलेस हमारे पास कोई ऐसा मशीन इंस्ट्रूमेंट ऐसा कुछ ना हो जो कि उसको फोर्स प्रोवाइड करे। ठीक है, हम अगर मान लो टीटी खेलते हैं, टेबल टेनिस, तो भी क्या करना पड़ता है हमको, उसमें भी फोर्स लगाना पड़ता है, हम मस्कुलर फोर्स लगाते हैं। तो जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे, फोर्स कब लगता है जी, या तो हम पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं, यहां पे होल्ड करने के लिए क्या करना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। तो उसको क्या कहते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स कहते हैं। तो ये क्या होगा, दो पार्टिकल एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो जो जितना ज्यादा इससे अट्रैक्ट करेगा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा हो जाएगा, और जिसका क्या होगा कि जो कम से करेगा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये चीज हम जानते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा काइनेटिक एनर्जी। इससे आपको थोड़ा सा रूबरू करा देते हैं। काइनेटिक एनर्जी बहुत डिटेल में पढ़ना है हमको क्लास 9th में ही, इसमें क्या कहते हैं आपको, वर्क एनर्जी पावर में। लेकिन अभी हम आपको बता दें कि काइनेटिक एनर्जी आखिर होता क्या है। तो काइनेटिक एनर्जी होगा एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ मूविंग पार्टिकल। अब फिजिक्स में जब पढ़ेंगे तो हम कह देंगे यहाँ पे पार्टिकल की जगह हम कह देंगे बॉडी, है ना। तो एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ मूविंग बॉडी या पार्टिकल इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। कोई भी बॉडी मोशन में है, अगर हम दौड़ रहे हैं तो हमारे में भी काइनेटिक एनर्जी आएगी। प्लेन अगर क्या कर रहा है, ऊपर में अगर प्लेन मूव कर रहा है तो उसमें भी काइनेटिक एनर्जी। आप हाथ हिला रहे हैं उसमें भी काइनेटिक एनर्जी, अपन लिख रहे हैं उसमें भी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना। तो ये जो है हमारा क्या हो रहा है कि एनर्जी पॉजेस्ड बाय मूविंग पार्टिकल इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। अब इसी 3 बेसिस पे क्लासिफाई किया गया किसको, स्टेट्स ऑफ मैटर को, कि भैया ये सॉलिड हुआ, ये लिक्विड हुआ, ये गैस हुआ। क्लियर। तो आगे देखते हैं। अब इस तीनों के बीच में रिश्ता है, रिलेशनशिप। अब आगे देखते हैं, बात करते हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। ठीक है, अभी सीजन 1 ही चल रहा है, सीजन 2 बात। तो रिलेशनशिप बिटवीन डी एफ एंड के ई, मतलब इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और काइनेटिक एनर्जी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, हमको उसी को देखना है। तो सबसे पहला है इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको हम कहेंगे इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इसको हम कहते हैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये होता है साइन ऑफ इक्वलिटी और ये होता है साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, तो ये क्या है, 1/, लिखा हुआ 5 का इनवर्स क्या लिखते हैं हम लोग, 1/5 लिखते हैं। 3 का इनवर्स 1/3। उसी तरीके से इसको हम पढ़ेंगे कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, तो इंटर पार्टिकल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। अब ये कैसे हुआ, देखिए, जैसे दो चीज अगर पास में है तो उसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा। दो चीज अगर दूर दूर है तो उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम लगेगा। नहीं, दो चीज अगर पास में है तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा होगा। और दो चीज दूर में है तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। तो यहां पे देखिए कि अगर हम इंटर पार्टिकल डिस्टेंस और सेपरेशन को बढ़ाए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर इंटर पार्टिकल डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन को हम बढ़ाएं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और वाइस वर्सा। अगर इसको हम घटाते हैं तो फोर्स इंक्रीज करता है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब उल्टा पुल्टा, अगर एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, और एक चीज घटेगा तो दूसरा क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब अगर हम डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन घटा दें, पास ले आए पार्टिकल को तो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, अगर दूर कर दे पार्टिकल को तो अट्रैक्शन क्या होगा, कम। ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। अब इस बात को हम बता रहे हैं आपको, दो चीज अगर पास में है तो उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो मूवमेंट क्या होगा, कम होगा उसका। बात को गौर से समझिएगा कि दो चीज अगर पास में है तो उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, दो चीज अगर पास में है तो उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, दो चीज अगर पास में है तो उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। और जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हुआ, क्या अब जिसके बीच फोर्स ज्यादा लगता है क्या वो मूव करता है, जल्दी नहीं करता है, तो इसके बीच का मूवमेंट नहीं हो पाएगा।
तो जिसके बीच मूवमेंट नहीं होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। मतलब अगर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बढ़ा रहे हैं तो फोर्स कम होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। तो अगर डिस्टेंस बढ़ा दिया हमने तो इजीली मूव करेगा। अगर एक बेंच पे हम क्या कहें, अगर मैं कह दूं आपको कि एक बेंच पे आप 2 स्टूडेंट्स बैठो तो आप आसानी से इधर उधर मूव कर सकते हो। अगर एक बेंच पे मैं 5 को बिठा दूं तो मूवमेंट पॉसिबल है, नहीं है। तो जब मूवमेंट पॉसिबल नहीं होगा इट मींस क्या होगा, वहां काइनेटिक एनर्जी लेस हो जाएगा, और जहां मूवमेंट पॉसिबल है वहां काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। तो हम अगर किसी बेंच पे 2 बच्चे को बिठाते हैं तो इट मींस उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो रहा है। और अगर किसी को 5 बिठा दिया एक बेंच पे तो क्या होगा, मूवमेंट नहीं हो रहा, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या है वहां पे, कम। तो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन जैसे जैसे बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन डिक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, साथ साथ डिक्रीज होगा। ये चीज याद रखिएगा। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट रहा है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब घटेगा, जब डिस्टेंस बढ़ जाएगा, नहीं तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो ऑब्वियस है काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा। क्लियर हो? तो यही 3 रिलेशन है, इसी पे हमको क्या करना है, स्टेट्स ऑफ मैटर को क्लासिफाई करना है, सॉलिड, लिक्विड और गैस को। प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन ये हम बाद में सेपरेटली आपको पढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले सॉलिड, लिक्विड, गैस ही हमको पढ़ना है कि व्हाट इज सॉलिड, व्हाट इज लिक्विड एंड व्हाट इज गैस। ठीक है, तो इसी 3 चीज पे हम उसको क्या करेंगे, क्लासिफाई, मतलब क्लासिफाई करेंगे इसी 3 बेसिस पे। हम बोलेंगे कि जिसके इंटर पार्टिकल डिस्टेंस सेपरेशन क्या बहुत ही क्लोजली पैक्ड होता है, पार्टिकल्स मतलब इंटर पार्टिकल डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन नेग्लिजिबल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा, काइनेटिक एनर्जी वहां मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम सॉलिड कहें। तो जब तक ये हम नहीं जानेंगे तब तक हम उसको सही से क्लासिफाई नहीं कर सकते और उसको अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये वीडियो आपको क्लियर हो गया, ये बातें पूरी क्लियर हो गई वीडियो से। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन हम सेपरेटली पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल आप इसको शेयर करिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, मैं उसका हर संभव कोशिश करूंगा कि मैं रिप्लाई कर दूं। राइट, तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, घर में रहिए, वेदर बहुत खराब चल रहा है, और साथ साथ अपने माता पिता का इज्जत करिए, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखिए और घर में रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।